अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर वेरी वेल। क्लास 10 कंप्यूटर साइंस यूनिट 1 है हमारे पास, जिसकी हम एक्सरसाइज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 था एमसीक्यू, जो हमने एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का यही मकसद होता है कि 3 से 4 पॉइंट्स लिखनी होती हैं और वहाँ पे खत्म करना होता है, ना उसको उतना बड़ा करना होता है, ना उसको उतना शॉर्ट आंसर करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स इन नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स का क्या काम होता है, क्या रोल अदा करता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, वो पढ़ना है। तो वो हमें पता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हमारे पास साइन बिट्स होते हैं। ठीक है, साइन बिट्स मतलब वो हमारे पास एक होता है हमारे पास साइन नंबर सिस्टम। आपको पता है एक हमारे पास साइन नंबर सिस्टम होता है और एक हमारे पास अनसाइन नंबर सिस्टम होता है। तो साइन नंबर सिस्टम उसको कहते हैं जिसके पास माइनस की साइन हो, मतलब उसके साथ माइनस लगी हुई हो या कोई और साइन लगी हुई हो। मतलब साइन नंबर्स उसको ही कहते हैं जिसके साथ माइनस की साइन लगी हुई हो, -4 -5 ऐसे कुछ। अनसाइन नंबर की बात करें तो अनसाइन नंबर वो होते हैं जिनके पास साइन नहीं लगी हुई होती है, वो उसको हम एडिशनल नंबर भी कहते हैं, लाइक 4 5, इनके साथ कोई भी साइन नहीं लगी हुई है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स क्या करता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हमें नंबर्स की वैल्यू देता है कि ये किस प्लेस पे और किस वैल्यू पे खड़ा हुआ है नंबर्स। लाइक हम एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं बाइनरी का ही लेते हैं, क्योंकि हमसे बाइनरी पूछा गया है, क्योंकि कंप्यूटर हमारे पास अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज। हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 0 1 0। अभी कहते हैं कि 1 किस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, मतलब इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स पता है कि ये किस जगह पे खड़ा है, किस पोजीशन पे खड़ा हुआ है। तो ये हमें पता है कि ये 1 इनके साथ कोई भी पॉइंट नहीं है, तो लास्ट में पॉइंट होती है। तो यहाँ से पॉइंट लेकर यहाँ तक लानी है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करवाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि बाइनरी की बेस क्या होती है 2, और मल्टीप्लाई क्या किससे कराएंगे 2 से कराएंगे, क्योंकि हमसे बाइनरी लैंग्वेज पूछी गई है। तो बाइनरी का ही बेस हमने लेना है। 2 का पावर लगाएंगे 1 2 3, 3 आता है तो ऐसे हम लगाएंगे। ये वाला नंबर इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, मतलब ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होते हैं जो हमें वैल्यू बताते हैं कि ये नंबर इस वैल्यू पर इस प्लेस पे खड़ा हुआ है। उसके बाद हम इसको नीचे हम ये भी लिख सकते हैं कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर्स या डिजिट्स 0 और 1। ठीक है, जिसको हमें 2 स्टेट्स लैंग्वेज भी कहते हैं। ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हो गए, जो साइन नंबर्स हैं, जो हमारे पास किसी भी नंबर की वैल्यू और उसकी प्लेस बताते हैं कि ये किस पोजीशन में किस स्टेट पे खड़ा हुआ है नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज द बाइनरी डिजिट एंड व्हाई इट इज फंडामेंटल इन कंप्यूटर। बाइनरी डिजिट क्या है और फंडामेंटल क्यों है कंप्यूटर के लिए, क्या है ऐसा बाइनरी डिजिट में। तो हम बाइनरी की हेडिंग देंगे पहले। तो बाइनरी आर कॉल्ड 2 बेस नंबर्स। बाइनरी हमारे पास 2 बेस नंबर्स होते हैं, एक ये पॉइंट, उसके बाद 0 एंड 1। 2 बेस नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास 0 और 1 आ जाते हैं, और इट हैज 2 स्टेट्स। सो कंप्यूटर अंडरस्टैंड easily because computer use only 2 states on and off, and 1 is equal to on, 0 is equal to off. It is called fundamental language in computer. एक तो बाइनरी 2 बेस नंबर्स हैं, 0 और 1 पे डिपेंड करते हैं। इट हैज 2 स्टेट्स, सो कंप्यूटर अंडरस्टैंड इजीली बिकॉज कंप्यूटर यूज ओनली 2 स्टेट्स, ऑन एंड ऑफ। ठीक है, तो कंप्यूटर 2 ही स्टेट समझता है, ऑन एंड ऑफ। 1 इज इक्वल टू हमारे पास ऑन है और 0 हमारे पास ऑफ है, तो इट इज कॉल्ड फंडामेंटल लैंग्वेज।
थ्री क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वाई आर बाइनरी नंबर्स मोर एफिशिएंट देन डेसिमल नंबर फॉर कंप्यूटर कैलकुलेशन। तो हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमारे पास बाइनरी डिजिट पूछा गया था और फंडामेंटल क्यों है कंप्यूटर में वो पूछा गया था। तो यहाँ पे हम बाइनरी लिख लेते हैं और यहाँ पे हम डेसिमल लिख लेते हैं। ठीक है, बाइनरी में 2 स्टेट्स होती हैं बिकॉज इट इज कॉल्ड 2 बेस नंबर्स। इसमें हमारे पास 10 स्टेट्स होती हैं बिकॉज इज कॉल्ड 10 बेस नंबर। ओके, फर्स्ट ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड 2 स्टेट्स easily, not 10 स्टेट। ओके, एक ये हमारे पास पॉइंट आ गई। और कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑन एंड ऑफ, मीन 1 इज इक्वल टू ऑन एंड 0 इज इक्वल टू ऑफ। इसमें है कोई हमारे पास स्टेट्स है 10 है, इसमें 2 है तो कंप्यूटर हमारे पास 2 समझता है, तो डेसिमल पे तो 10 आ रही है। यही हमारे पास डिफ्रेंशिएट है। बाइनरी में 2 स्टेट्स है इसलिए वो हमारे पास बेटर रहता है कंप्यूटर के लिए, क्योंकि हमारे पास मशीन कोड होता है जो वो इजीली बाइनरी में कन्वर्ट करके सीपीयू को देता है। डेटा जो भी हम इनपुट करते हैं वो इजीली सीपीयू समझ जाता है कि मुझे ये इंस्ट्रक्शन मिली है, मैं जल्दी जल्दी उसको आंसर दूँ। मतलब बाइनरी हमारे पास 2 स्टेट्स होती हैं तो कंप्यूटर इजीली वो 2 स्टेट्स समझ जाता है। अगर हम 10 स्टेट्स देंगे कंप्यूटर को तो वो इजीली नहीं समझेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा मैं क्या से क्या करूँ। अगर यहाँ से हम ऑन ऑफ मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कहते हैं ये करो, या फिर देकर कहते हैं या ये इसको पेंडिंग पे रखो, तो ये 2 हमारे पास ऑप्शंस आ गए। अगर हम उसको 10 ऑप्शंस देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए कंप्यूटर के लिए बाइनरी चूज किया गया, क्योंकि कंप्यूटर इजीली हमारे पास कैलकुलेशन करके हम जल्दी जल्दी हमें आंसर दे। तो कंप्यूटर के लिए बाइनरी लैंग्वेज इसलिए इंपॉर्टेंट रखती है क्योंकि इसमें 2 स्टेट्स हैं, ऑफ एंड ऑन, यानी 1 एंड 0। और डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में 10 स्टेट्स हैं, तो कंप्यूटर उसको कैसे समझेगा, यही डिफरेंशिएट है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ जाता है, हाउ डू आस्की एंड यूनिकोड डिफर इन कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। डिफरेंशिएट पूछा गया है आस्की एंड यूनिकोड में, तो इस जगह पर हम आस्की लिखते हैं, इस जगह पर हम यूनिकोड लिखते हैं। ठीक है, आस्की हमारे पास 17 जून 1963 में जनरेट की गई थी। अगर हम इसकी बात करें यूनिकोड की, ये हमारे पास 1991 में जनरेट की गई थी। ठीक है, इसमें हमारे पास आस्की 7 बिट्स आ जाते हैं, आस्की 8 बिट्स आ जाते हैं। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें UTF 16 बिट्स आ जाते हैं, UTF 32 बिट्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर इसके कैरेक्टर की बात करें तो इसमें 256 कैरेक्टर्स आ जाते थे। अगर इसकी बात करें तो इसमें 1 लाख प्लस कैरेक्टर आ जाते थे। इसकी बात करें आस्की की तो इसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आ जाती थी, दूसरी लैंग्वेज का आ जाएगी, इसलिए यूनिकोड जनरेट किया गया। और यूनिकोड हमारे पास ऑल लैंग्वेज मैनेज करता है, ऑल लैंग्वेजेस एंड इमोजीज ऑल। और कंप्यूटर इजीली समझ जाता है इमोजीज और लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके। यही डिफरेंशिएट है, सिर्फ इसमें इंग्लिश आती थी, इसमें ऑल लैंग्वेजेस आती थी। और इसमें 256 कैरेक्टर्स थे, इसमें 1 लाख कैरेक्टर्स थे। कैरेक्टर की बात पूछी जा रही है, कैरेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करता था। इसमें 256 कैरेक्टर, इसमें हमारे पास 1 लाख प्लस कैरेक्टर। इसमें 7 बिट्स 8 बिट्स आ जाते थे, इसमें 16 बिट्स 32 बिट्स इतनी स्ट्रेंथ होती थी। मतलब यूनिकोड ऑल लैंग्वेज को हैंडल कर सकती है एट अ टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पोजिशनल वैल्यू इन नंबर सिस्टम, गिव 2 एग्जांपल्स।
पोजिशनल वैल्यू से हमें ये अंदाजा हो रहा है किसी नंबर की वैल्यू और उसकी प्लेस बताना कि किस स्टेट पे खड़ा हुआ है। तो पोजिशनल वैल्यू को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो द प्लेस एंड वैल्यू ऑफ नंबर्स। ये हमारे पास नंबर की प्लेस बताता है किस स्टेट पे खड़ा हुआ है और उसकी वैल्यू बताता है कि इसकी वैल्यू क्या है। हमारे पास एग्जांपल भी है, एग्जांपल्स हम देखेंगे। कोई भी दो एग्जांपल लेंगे, हम बाइनरी की लेते हैं दो एग्जांपल्स, लाइक हम 1010 लेते हैं। अभी हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है 1010। ये हमारे पास 10 1 के 10 मतलब ऐसे हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी असल ये वैल्यू नहीं है, इसकी असल वैल्यू है दूसरी। तो हम पोजिशनल वैल्यू में हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे और ये किस स्टेट पे वो मालूम करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट वगैरह नहीं है। बाइनरी क्या है, हमने बाइनरी ली है ना, हम यहाँ पे बाइनरी लिख लेते हैं। बाइनरी का है, ठीक है। तो बाइनरी की बेस क्या है, 2 बेस है। तो हम जो 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ और पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे लाना है। 1 2 3, 3 का डिस्टेंस है तो ऊपर 3 लिखेंगे। उसके बाद प्लस करवाएंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और पावर हमारे पास 2 आ जाएगी। क्यों 2 आ जाएगी, क्योंकि एक नंबर कट गया, मतलब 1 2 पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे लानी है, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, ऐसे करके फिर हमारे पास 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवाएंगे 2, फिर से हमारे पास 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0। तो अगर हम इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय कोई भी हमारे पास नंबर आ जाता है तो वो हमारे पास 0 आ जाता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हमारे पास 10 के इक्वल हो गया। मतलब 1010 हमारे पास 10 की वैल्यू है। ये हमारे पास पोजिशनल वैल्यू होती है जो हर नंबर की हमारे पास वैल्यू बताती है और उसकी प्लेस बताती है कि कौन सा नंबर किस जगह पे खड़ा हुआ है। एक ये एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल आप खुद लें, आप खुद से दिमाग लगाएं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जब हम बाइनरी लैंग्वेज को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है। लाइक हम ऊपर हेडिंग दे देते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। प्रोसेस लिखते हैं पहले बाइनरी, लाइक हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं बाइनरी की 10100100100011, ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लिया, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस हमें क्या करना होता है, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस हमने 4x4 बिट्स में कन्वर्ट करनी होती है। राइट टू लेफ्ट जाना होता है, लेफ्ट मतलब कोई भी हमें बाइनरी में कोई भी नंबर दिया जाता है 100, कितने भी बिट्स दिए जाते हैं। तो हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल में हम 4 बिट्स में कन्वर्ट करते जाएंगे। राइट साइड है, राइट साइड से स्टार्ट करना है। 4 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 4, ऐसे ही कुछ 4 कैटेगरीज में कन्वर्ट करना है। राइट टू लेफ्ट जाना है। तो मैंने आपको बताया था अगर 10 से ऊपर चली जाती है वैल्यू तो 4 बिट्स में हम कन्वर्ट करते हैं, और 10 से नीचे जाती है वैल्यू तो हम 3 बिट्स में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आ जाता है, इसमें हमारे पास ऑक्टल, बाइनरी वो सारे आ जाते हैं। अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल में हमारे पास 4 बिट्स में कन्वर्ट करनी होती है, 4 बिट्स में कैटेगरीज बनानी होती हैं। तो हमारे पास ये नंबर है। सेकंड प्रोसेस क्या करना होता है, सेपरेट दी 4 बिट्स वैल्यू, ठीक है। तो हम फिर से ये लिख लेते हैं वैल्यू 1010010010011111 ये लिख लेते हैं।
चार चार कैटेगरीज में अलग करेंगे, इन चार कैटेगरीज को अलग, इन चार कैटेगरीज को अलग, इन चार कैटेगरीज को अलग, ये तीन अलग। ठीक है, ये 1 1 1 1 लिख लिया, उसके बाद 0 0 1 0 लिख लिया, 0 1 0 0 लिख लिया, 1 0 1। अब ये तीन में इनकी कैटेगरी में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास तीन वैल्यूज आती हैं तो हम 0 लगाकर उनकी कैटेगरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल में ये सब कन्वर्ट हो गए। उसके बाद अगर आपके पेपर में हेक्साडेसिमल की टेबल आपके पास गिवन होती है तो वहाँ से आप उनके क्या करते हैं, उनसे देखकर वो आंसर लिख लेते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू उसके बराबर है, ये हमारे पास वैल्यू 1 2 3 ऐसे हमारे पास होते हैं, तो ये इसके बराबर है। वो वहाँ पे आप गिवन टेबल होती है तो वो आप ईजिली देखकर लिख लेते हैं। ठीक है, ये सेकंड हो गया। अगर आपके पास खुदा ना खास्ता आपके पास गिवन नहीं है टेबल तो आप क्या करेंगे, 0 1 0 1 सिंपल वही रूल अपनाना है। ठीक है, जो इसकी वैल्यू मालूम करनी है, पोजिशनल वैल्यू मालूम करनी है, ऐसे समझ लो कि ये किस स्टेट पे और किस स्टेट पे और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो सिंपल आपको पता है कि बाइनरी की बेस क्या होती है, 2 होती है, बाइनरी की बेस 2 होती है। ठीक है, सिंपल आप क्या करोगे, पहले ये लोगे फिर ये लोगे, अलग अलग लेनी है। हम इसको ले लेते हैं 0 1 0 1 को ले लेते हैं, इसकी पोजिशनल वैल्यू मालूम करनी है कि ये किस स्टेट पे और क्या इसकी वैल्यू हो सकती है। तो पॉइंट इसमें नहीं है तो पॉइंट लास्ट में होती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लानी है। पॉइंट 1 2 3 3 का डिस्टेंस है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को करवाएंगे, 2 की पावर हम लेंगे 3, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, उसकी पावर लेंगे 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, उसकी पावर लेंगे 1, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, उसकी पावर लेंगे 0। तो उनको 0 मल्टीप्लाई बाय किसी के नंबर के भी साथ करवाते हैं तो वो हमारे पास 0 ही आता है। 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, ये हमारे पास इजिकल हो जाएगा 5 के। मतलब 0 1 0 1 5 के इक्वल है, 0 1 0 1 5 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ गई 5। ठीक है, फिर इसकी ऐसे ही आपने ये भी सोल्व करना है, ये भी सोल्व करना है, ये भी सोल्व करना है, लास्ट में आपने आंसर लिखकर वहाँ पर ख़त्म कर देना है। ये आपका रफ वर्क है, ये आपने रफ में करना है, क्योंकि आप जब बोर्ड के एग्जाम देते हो तो आपके पास ना स्पेसिफिक जगह होती है, तो आप ये रफ पर करके आप डायरेक्ट वहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मशीन कोड इन कंप्यूटर। मशीन कोड क्या काम करता है कंप्यूटर में। ठीक है, मशीन कोड का काम होता है जो भी हम इनपुट डेटा देते हैं, ट्रांसलेट इनपुट डेटा इनटू बाइनरी एंड ट्रांसफर टू सीपीयू। एक तो हमारे पास जो भी हम इनपुट डेटा देते हैं, मशीन कोड उसको क्या करता है, डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको क्या करता है, ट्रांसफर टू सीपीयू में कर देता है, और सीपीयू जल्दी जल्दी प्रोसेस करके वो हमारे पास आउटपुट देता है। क्योंकि कंप्यूटर हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज समझता है और सीपीयू जब मशीन कोड उसको जल्दी जल्दी बाइनरी में कन्वर्ट करके डायरेक्ट सीपीयू को देता है तो सीपीयू ईजिली समझ जाता है कि ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन दी जाती है, मुझे ये काम करना है, वो सीपीयू अलर्ट हो जाता है। उसके बाद ये हमारे पास easily understand all languages and fast to process it, then output वो हमारे पास आउटपुट देता है। ये जल्दी जल्दी उसको अंडरस्टैंड कर देता है, क्योंकि हमने यूनिकोड पढ़ा, यूनिकोड में हमारे पास सारी लैंग्वेज आ जाती है। जब सारी लैंग्वेज हम इनपुट करते हैं तो वो इजीली अंडरस्टूड करके उस सारी डेटा को वो बाइनरी में कन्वर्ट करके उसके बाद वो जल्दी जल्दी सीपीयू को देता है, और सीपीयू उसको समझ के वो उसका सॉल्यूशन निकाल के हमारे पास आउटपुट देता है। मशीन कोड का यही काम होता है कि वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है आल प्रोग्राम्स को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ जाता है, वाई कोडिंग स्कीम इज़ यूज इन कंप्यूटर। कोडिंग स्कीम क्यों कंप्यूटर में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो हम पहले हेडिंग दे देते हैं कोडिंग स्कीम्स। ठीक है, पहला हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन आ जाती है।
दूसरा हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है, उसके बाद एफिशिएंसी आ जाती है, उसके बाद कम्युनिकेशन आ जाती है। कोडिंग स्कीम हमारे पास एक डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि कोडिंग स्कीम में हमने पढ़ा आस्की और यूनिकोड। आस्की हमारे पास 256 कैरेक्टर पर मुश्तमिल होती है, जिसमें हमारे पास ओनली इंग्लिश लैंग्वेज आ जाती है, और यूनिकोड हमारे पास 1 लाख प्लस कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल हो, उसमें सारी लैंग्वेज भी आ जाती है, उसमें उसके बाद इमोजीज वगैरह सारे कुछ आ जाते हैं। तो ये हमारे पास डेटा रिप्रेजेंट करती है कोडिंग स्कीम, कैसे आपने रिप्रेजेंट करना है अपनी लैंग्वेज को कंप्यूटर के साथ। ये हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन मस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सही इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो कंप्यूटर भी सही इंस्ट्रक्शन हमें देगा, अगर आप गलत इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो हमारे पास गलत इंस्ट्रक्शन देगा। स्टैंडर्डाइजेशन से क्या मुराद होती है? सेटिंग। सिर्फ स्क्रीन का फ़र्क होता है। स्क्रीन जैसे आप देख लें, लैपटॉप में स्क्रीन बड़ी होती है और मोबाइल में स्क्रीन छोटी होती है, यानी स्क्रीन का कोई भी फ़र्क नहीं होना, सेटिंग दोनों में सेम होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन में ये स्टैंडर्डाइजेशन का मकसद ये होता है सेटिंग सेम होना, जैसी मोबाइल में हो वैसी लैपटॉप में हो। ऐसे ना हो कि लैपटॉप में दूसरी हो, मोबाइल में दूसरी हो, कंप्यूटर में दूसरी हो, ऐसा ना हो। स्टैंडर्डाइजेशन में सेटिंग्स भी सेम होनी चाहिए। उसके बाद एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास परफेक्ट हैं, कम्युनिकेशन ईजिली हो सकती है। अगर ये तीनों चीज़ों में गड़बड़ है तो हमारे पास कम्युनिकेशन सही नहीं होगी। कोडिंग स्कीम इसलिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ जाता है, जिसमें आते हैं स्टेट डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड्स। प्रोसेस एंड थ्रेड्स में डिफ्रेंशिएट करना है। इस साइड पर हमने प्रोसेस की हेडिंग दी है, इस साइड पर हमने थ्रेड्स की हेडिंग दी है। प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। जो प्रोसेस चलता है सीपीयू पे वो उस पर ही काम कर रहा होता है, मतलब प्रोसेस इंडिपेंडेंट होता है। जो सीपीयू में काम होता है उसको चलने देता है। अगर थ्रेड्स की बात करें तो ये डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है प्रोसेस पर। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है? अफेक्ट एरर, ऐसे लिख सकते हैं, एरर इन वन प्रोसेस कैन नॉट अफेक्ट another प्रोसेस। अगर थ्रेड्स की बात करें तो थ्रेड्स एरर इन वन थ्रेड कैन अफेक्ट अदर थ्रेड्स ऑटोमेटिकली। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। सिस्टम मैनेज प्रोसेस। अगर थ्रेड्स की बात करें तो प्रोग्रामर्स और यूजर्स मैनेज थ्रेड्स। अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस रन इन सेपरेट मेमोरी प्रोसेस लाइक आप देख लें 3 से 4 प्रोसेस हैं सीपीयू पे। सो सीपीयू क्या करेगा, वन बाय वन क्या करेगा, उसको सॉल्व करता हमारे पास आउटपुट देगा, मतलब हमारे पास सेपरेट करके वो मेमोरी में ऐड करता जाएगा। अगर थ्रेड्स की बात करें तो थ्रेड्स रन इन शेयर मेमोरी स्पेस, ये एक ही मेमोरी में स्टोर करते जाते हैं। तो प्रोसेस सेपरेट मेमोरी में होते हैं और थ्रेड्स शेयर मेमोरी में होते हैं। उसके बाद अगर इसकी बात करें हम, इट हैज़ ओन कॉपी, इट हैज़ कॉपी ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस की बात करें तो इसके पास अपनी कॉपी होती है, मतलब जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो खुद ही प्रोसेस करके हमारे पास आउटपुट देता है। अगर थ्रेड्स की बात करें तो थ्रेड्स वो प्रोसेस को कॉपी करता है, जो भी प्रोसेस में होता है वो थ्रेड्स में चला जाता है, मतलब थ्रेड्स
प्रोसेस को कॉपी करती है। ये 4 से 5 पॉइंट से एक हमारे पास प्रोसेस इंडिपेंडेंट होता है और थ्रेड्स डिपेंडेंट होती है। अगर प्रोसेस में एरर आ जाता है तो वो दूसरे प्रोसेस को ख़राब नहीं करता। अगर थ्रेड्स की बात करें तो थ्रेड्स हमारे पास एक थ्रेड्स पर अगर अफेक्ट पड़ता है तो दूसरे थ्रेड्स ऑटोमेटिकली डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अगर ये प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है और थ्रेड्स को प्रोग्रामर्स और यूजर्स मैनेज करते हैं। उसके बाद प्रोसेस रन इन सेपरेट मेमोरी और थ्रेड्स हमारे पास शेयर मेमोरी स्पेस होता है। प्रोसेस की बात करें तो इट हैज़ ओन कॉपी एंड थ्रेड्स की बात करें तो इट हैज़ कॉपी ऑफ प्रोसेस। ये प्रोसेस को कॉपी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट एंड हाउ वर्क्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट उसको कहते हैं, उस डिवाइस को कहते हैं जिसके अंदर हमारी सारी डेटा स्टोर होती है। मेमोरी उसको ही कहते हैं। अच्छा, मेमोरी मैनेजमेंट क्या करती है, उसका काम क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट का काम है मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ मेन मेमोरी ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी मैनेजमेंट मैनेज करती है ऑपरेशन ऑफ मेन मेमोरी ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। जब भी कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, जो हमारे पास सीपीयू में प्रोसेस होता है, जो सीपीयू उसको प्रोसेस करके हमारे पास आउटपुट देता है, जो हमारे पास डेटा होती है आउटपुट की, ड्यूरिंग दी प्रोसेस मेमोरी मैनेजमेंट क्या करती है, उसको सारी डेटा को मैनेज करके वो हमारे पास मेमोरी डिवाइसेस में क्या करती है, स्टोर करती है। लाइक रैम, रोम, उसके बाद यूएसबी, ये हमारे पास मेमोरी डिवाइसेस हो जाती हैं। मेमोरी डिवाइसेस में वो क्या करती है, स्टोर कर देती है। इसका मेन काम क्या होता है, मैनेज दी ऑपरेशन ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग दी ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। जब भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर जब प्रोसेस करता है तो वो सारे प्रोसेस को मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट उसको मैनेज करके उस सारी डेटा को मेमोरी में डाल देता है, उसमें स्टोर कर देता है। एक ये काम हो गया, ठीक है, ये एक इसका ये काम हो गया, इसका मेन काम ये है, ठीक है। अगर इसकी वर्क्स की बात करें तो ये वर्क कैसे करता है, वर्किंग की बात करें तो वर्किंग कैसे करता है। पहले जब भी हम प्रोसेस देते हैं, ठीक है, कोई भी हम इनपुट डेटा देते हैं, ठीक है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 ऐसे ही समझ लें इनपुट डेटा। लाइक आप बात करें प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, ये रिलेटेड करता है हमारे कंप्यूटर के अबाउट। ये प्रोसेस 2 हमारे बारे में, मतलब हमारी डिटेल्स है, ठीक है इसमें। तो जब दो प्रोसेस एट ए टाइम कंप्यूटर को हम देते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, पहले प्रोसेस 1 को मैनेज करेगा, ठीक है, प्रोसेस 1 को मैनेज करेगा, उसके बाद प्रोसेस 2 को मैनेज कर देगा। यानी मैनेज फर्स्ट प्रोसेस 1 जो हम पहले देंगे। अगर हम P2 को P1 कर दे तो ये हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा। पहले P1 को मैनेज करेगा, उसके बाद मैनेज सेकंड P2 को करेगा, ठीक है। जब ये प्रोसेस हो जाता है तो फिर मेमोरी मैनेजमेंट का काम शुरू हो जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, पहले इसको लेगा P1 को, P1 टेक P1 बाय मेमोरी डिवाइसेस, देन P2। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर काम करता है तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या होता है, प्रोसेस को मैनेज करना। जो भी हमारे पास डेटा होती है, डेटा को मैनेज करना, उसके प्रोसेस को मैनेज करना और उसको सारी डेटा को स्टोर करना मेमोरी डिवाइसेस में। उसका मेमोरी मैनेजमेंट का यही काम होता है। अगर बहुत सारे प्रोसेस आ जाते हैं तो वो पहले प्रोसेस 1 को, जो पहले उसको डेटा दी जाती है, उसको सॉल्व करके वो मेमोरी में स्टोर करता है कंप्यूटर। तो मेमोरी मैनेजमेंट का इतना खास काम नहीं होता, बस वो क्या करती है, सारी डेटा को स्टोर करती है मेमोरी डिवाइसेस में। बस मेन काम इसका यही है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेयर इट इज़ यूज। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करना है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस द डेटा एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स
एक तो प्रोसेस करता है, जो भी डेटा होती है उसके पास जो भी मौजूद होती है उसको प्रोसेस करता है और जल्दी जल्दी हमें रिस्पॉन्स करता है। क्योंकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल से ये अंदाज़ा हो रहा है कि उसी जगह उसी टाइम जल्दी से रिस्पॉन्स देना। तो ये जल्दी जल्दी प्रोसेस करता है, जो भी डेटा उसको दी जाती है जल्दी जल्दी प्रोसेस करता है और इमीडिएटली रिस्पॉन्सेस देता है, मतलब जल्दी जल्दी हमें रिस्पॉन्स देता है। और इसके बाद हम इसकी बात करें तो इट डिवाइडेड द टाइम इन प्रोसेस। वो बहुत सारी डेटा होती है उसके पास, तो वो सारी डेटा को वो स्लाइसेस में कन्वर्ट करता है, टाइम में कन्वर्ट करता है कि इस टाइम पर ये डेटा करनी चाहिए, इस टाइम पर ये प्रोसेस करना चाहिए, इस टाइम पर ये डेटा लेकर इसको प्रोसेस करना चाहिए। मतलब ये टाइम को डिवाइड कर देता है बहुत सारे पीसेस में, बहुत सारी प्रोसेस में। क्योंकि जब वो टाइम को मैनेज करके डिवाइड कर देता है तो वो उसके लिए आसान हो जाता है एट अ टाइम आंसर देना। उसके बाद ये प्रोसेस इन स्पेसिफिक टाइम पर ये प्रोसेस करके हमारे पास देता है आंसर। उसके बाद हम इसकी यूजेस की बात करें तो ये हमारे पास ट्रैफिक में यूज़ होता है, ऑफिस में यूज़ होता है, हाउसेस में यूज़ होता है, स्कूल्स में यूज़ होता है, ETC। क्योंकि रियल से हमें ये अंदाजा हो रहा है एट अ टाइम, वही प्लेस, वही जगह, वही टाइम, एट अ टाइम हमें आंसर देना। तो ये हमारे पास ट्रैफिक में भी इस्तेमाल होता है, ऑफिस, हाउसेस, स्कूल्स वगैरह में। लाइक आप एग्जांपल ले लें ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक रोडों पे बहुत ज़्यादा होती है। लाइक कराची में देख लें, कराची में भी बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक, या आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा होती है। आउट ऑफ कंट्रीज़ में आप देखते होंगे कि चाइना वगैरह और मुल्क भी है, वहाँ पर हर जगह पर कैमरा लगी होती है जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। तो कैमरा उसको क्या करती होती है, उसमें वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज किया जाता है। तो वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उस सारे रोड को एनालिसिस करता है कि इस रोड पे क्या क्या हो रहा है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कौन सी गाड़ी किस रोड से जा रही है, कौन सी गाड़ी किस रोड से जा रही होती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें मैनेज किया जाता है उस कैमरा में। तो वो हमारे पास एनालिसिस करके वो जो आगे स्क्रीन के सामने जो बंदा होता है वो एनालिसिस करता है कि ये होने वाला है, इस रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारे पास ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा काम देता है कि वो ट्रैफिक को मैनेज करता है, ट्रैफिक के टाइम को मैनेज करता है। ऊपर आपके पास सिग्नल्स भी नज़र आते हैं कि रेड, ब्लू, ब्लैक, जो भी हमारे पास सिग्नल्स के ऑप्शंस होते हैं तो वो हमारे पास ऑप्शंस भी नज़र आते हैं। तो जब आप चाइना में देखते हैं तो चाइना में बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, एक जाने के लिए होता है, एक आने के लिए होता है, तो फिर एक हमारे पास अलर्ट करने के लिए होता है ट्रैफिक में। तो इसलिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उसके मिराज में फिट किया जाता है, जो हमारे पास ट्रैफिक को क्या करता है, एनालिसिस करता है। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाते हैं हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफरेंशिएट करना है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा जाए तो अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम एट अ टाइम, ठीक है, मल्टीपल प्रोग्राम एट अ टाइम बट वन बाय वन, CPU हैंडल वन प्रोग्राम, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग में बात करें तो मल्टीपल प्रोग्राम्स आ जाते हैं हमारे पास, मल्टीपल डेटा हमारे पास आ जाती है एट अ टाइम। तो CPU क्या करता है, हैंडल करता है वन बाय वन प्रोग्राम, नॉट एट अ टाइम। अगर मल्टीटास्किंग की बात करें तो अलो मल्टीपल प्रोग्राम्स एट अ टाइम इन वन CPU, ठीक है। ये डिफरेंट CPU के लिए इस्तेमाल होता है, डिफरेंट CPU हैंडल डेटा, ठीक है। अगर मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये डिफरेंट CPU हैंडल डेटा एट अ टाइम, एक CPU हैंडल नहीं कर सकता। मल्टीटास्किंग की बात करें तो मल्टीटास्किंग अलो करता है बहुत सारे प्रोग्राम को एट अ सेम टाइम इन वन CPU, ठीक है, नॉट अ मोर CPUs, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, एक ही CPU में एट अ टाइम CPU उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है। अगर मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें तो मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारे पास डिफरेंट CPU होते हैं, डिफरेंट डेटा होती है, अलग अलग CPU में अलग अलग डेटा जाती है। मल्टीटास्किंग में एक एट अ टाइम एक CPU में डेटा जाती है और प्रोसेस करके हमारे पास देता है, ठीक है। यही हमारे पास डिफ्रेंशिएट है। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाते हैं हमारे पास, 2 प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ऑन प्रीमाइसेस होस्टिंग। तो प्रोस एंड कॉन्स लिखने, प्रोस में हमारे पास डेटा सिक्योरिटी आ जाती है और हैंडल ऑल डेटा एट अ टाइम आ जाता है। अगर कॉन्स की बात करें तो ये हमारे पास हाई कॉस्ट है और इट हैज़ लिमिटेड स्केबिलिटी। ये लिमिटेड स्केबिलिटी, लिमिटेड प्लेस तक, लिमिटेड टाइम तक ये काम करता है। लाइक हम हाउस की देख लें, हाउस के लिए ये बेटर रहेगा, ऑफिस के लिए बेटर रहेगा, मतलब लार्ज प्लेसेस के लिए ये काम नहीं करता। तो ये इसमें ये हाई कॉस्ट भी है और इसकी स्केबिलिटी भी लिमिटेड है। अगर इसकी प्रोस की बात करें, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये हैंडल ऑल डेटा एट अ टाइम भी करता है, हमें जो प्रोसेस जल्दी जल्दी करके भी देता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज एप्लीकेशन पिच, फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन पिच। एप्लीकेशन पिच को हमने डिस्क्राइब करना है, उसके फंक्शंस लिखने हैं। एप्लीकेशन पिच
डिज़ाइन टू अपडेट दी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स लाइक यूट्यूब, फेसबुक etc। एप्लीकेशन पिच इसलिए जनरेट की गई थी कि वो हमारे पास अपडेट देती है, फेसबुक, यूट्यूब मतलब ऐप्स के अपडेट लाती है। कौन ये अपडेट करता है फेसबुक, यूट्यूब को एप्लीकेशन पिच के ज़रिए? वो हमारे पास डेवलपर करते हैं। कोई भी उसमें अपडेट लानी होती है तो वो उसको एप्लीकेशन पिच को ज्वाइन करके वो अपने ऐप्स वगैरह में क्या करते हैं, अपडेट लाते हैं। उसके मेन फंक्शंस की बात करें तो एप्लीकेशन पिच में मेन फंक्शन है हमारे पास सिक्योरिटी को अपडेट मिलाना, सिक्योरिटी को मजबूत करना। ठीक है, हर डेवलपर चाहता है कि हमारी सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए हर ऐप की, तो वो सिक्योरिटी को भी अपडेट करते हैं, परफॉर्मेंस उस ऐप की परफॉर्मेंस को भी अपडेट करते हैं, उसके एप्स अपडेट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट्स में विंडोज़ आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, वो सारी अपडेट्स हमारे पास एप्लीकेशन पिच के थ्रू होती है। अगर सिक्योरिटी अपडेट्स भी आ जाती हैं। उसके बाद हम स्पैम अपडेट्स, अगर कोई भी हमारे पास स्पैम वगैरह ईमेल वगैरह के ज़रिए कोई हमारे साथ स्पैम करता है तो वो भी हमारे पास आ जाता है। फंक्शंस एप्लीकेशन पिच में स्पैम अपडेट्स भी आ जाती हैं कि ये आपके पास स्पैम है, इसको आपने इग्नोर करना है। मतलब एप्लीकेशन पिच में ये हमारे पास मेन फंक्शन आ जाते हैं। एप्लीकेशन पिच हमारे पास डिज़ाइन किया गया है अपडेट्स के लिए। वो हमारे पास 1 मंथ 2 मंथ्स के बाद वो हमारे पास एप्स वगैरह की अपडेट लाता है, सॉफ्टवेयर की अपडेट लाता है। 15 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एप्लीकेशन के बीच में हमने डिफ्रेंशिएट करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ इंटरनेट चलती है, ऑफलाइन एप्लीकेशन विदाउट इंटरनेट चलती है। अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में हमारे पास यूट्यूब आ जाता है, फेसबुक आ जाता है, व्हाट्सअप आ जाता है, क्योंकि ये हमारे पास ऑनलाइन जब हमारे पास इंटरनेट होती है तभी ये तीनों ऐप्स चलते हैं, वरना नहीं चलते। कोई भी मैसेज वगैरह कोई भी रिसर्च हमारे पास नहीं होती। अगर ऑफलाइन एप्लीकेशंस की बात करें तो उसमें हमारे पास MS एक्सेल आ जाती है, ऑफलाइन गेम्स आ जाती हैं, पेंट, ये सारे हमारे पास ऑफलाइन ऐप्स आ जाते हैं जो विदाउट इंटरनेट इजीली चल सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये हमारे पास विदाउट इंटरनेट नहीं चलते।